हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मातम में बदली खुशियां। तालाब में नहाने गई 2 बच्चियों की डूबने से मौत। हजारीबाग जिला के केरेडारी थाना अंतर्गत दिल दहलाने वाली घटना घटी है। छठ पूजा की तैयारी में गई 2 बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। पर्व की खुशी मातम में बदल गई है। हजारीबाग में केरेडारी थाना क्षेत्र के बेला गांव में छठ पूजा की पूर्व संध्या पर रविवार को तालाब में नहाने के लिए गई 2 बच्चियों की पानी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों के द्वारा बताया जाता है कि छठ पर्व की तैयारी के क्रम में दोनों बच्चियां गांव के तालाब में नहाने गई थीं। नहाने के दौरान पैर फिसल जाने से दोनों गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। इस बीच तालाब के आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली। परिजन तत्काल दोनों बच्चियों को तालाब से निकालकर केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। बाद में परिजनों ने दोनों बच्चियों को बड़का गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इन बच्चियों की पहचान रूपा तिवारी पिता रवि तिवारी और गुनगुन कुमारी पिता अनिल तिवारी निवासी बेला गांव के रूप में की गई है। परिजन रवि और अनिल तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर केरेडारी अस्पताल में डॉक्टर समय पर मौजूद होते तो दोनों बच्चियों की जान बच सकती थी। उन्होंने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे बेला गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। गांव में छठ की खुशियां मातम में बदल गई हैं। इस हादसे के बाद दोनों बच्चियों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड सरकार 66 लाख गरीब परिवारों को हर महीने देगी 1 लीटर सरसों तेल। झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों को पोषण युक्त आहार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 66 लाख गरीब परिवारों को अब हर महीने 1 लीटर सरसों तेल मस्टर्ड ऑयल दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेजा गया है। यह योजना राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत लागू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को बेहतर पोषण और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। वहीं सोयाबीन बड़ी और मोटा अनाज वितरण योजना, जो फरवरी 2024 के बजट भाषण में घोषित की गई थी, बजट अभाव के कारण अभी तक लागू नहीं हो सकी है। सरकार ने इस योजना के लिए 2860 करोड़ 27 लाख का प्रावधान किया था, लेकिन अब तक यह सिर्फ फाइलों में सीमित है। इस योजना के तहत लाभुकों को चावल और गेहूं के साथ सोयाबीन बड़ी, बाजरा, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाज देने का प्रावधान था। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना को पुनः सक्रिय करने की तैयारी की जा रही है। इधर खाद्य आपूर्ति विभाग ने कहा है कि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद सरसों तेल वितरण की योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी। इसका लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों बीपीएल फैमिलीज को मिलेगा। धनबाद में खदान हादसा, ओबी की चट्टान गिरने से 1 की मौत, 2 घायल। धनबाद जिला के पुटकी में गोपाली चक में संचालित सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी के ओपन कास्ट माइंस में हादसा हुआ है। इसमें 1 की जान चली गई, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मारे गए कर्मचारी का नाम दीपक पंडित है। दीपक पंडित केंदुआडीह थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती के रहने वाले शिबू पंडित का बेटा था, जबकि घायलों के नाम गणेश महतो और किशोर महतो हैं और दोनों ही तोप चांची के रहने वाले हैं। स्थानीय नेता भोला सिंह ने बताया कि माइंस के अंदर डीजल टैंकर लेकर गए थे। डीजल टैंकर में दीपक पंडित, गणेश महतो और अजय महतो सवार थे। ओपन कास्ट माइंस में दीपक डीजल टैंकर से नीचे था, जबकि अजय महतो और गणेश महतो डीजल टैंकर में सवार थे। इस दौरान ओपी स्लाइडिंग हुई और एक बड़ी चट्टान उनके ऊपर आ गिरी, जिससे दीपक पंडित की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि डीजल टैंकर में सवार गणेश महतो और अजय महतो घायल हो गए। चट्टान के गिरने से डीजल टैंकर क्षतिग्रस्त होकर पलट गया। उन्होंने कहा कि अगर चट्टान गिरने के बाद डीजल टैंकर में आग लगती तो दोनों के साथ भी अनहोनी हो सकती थी। भोला सिंह ने कहा कि बार बार बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि डीजीएमएस के मानकों का अनुपालन आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है, जिस कारण ऐसे हादसे होते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। डीजीएमएस के द्वारा घटना की जांच कर कार्रवाई करने की जरूरत है।
इस हादसे के बाद आउटसोर्सिंग कंपनी कार्यालय के मुख्य द्वार पर शव रख नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर परिजन और स्थानीय लोग अड़े रहे। घंटों बाद परिजनों के साथ आउटसोर्सिंग प्रबंधन के साथ वार्ता हुई, जिसमें 5 लाख नकद और 10 लाख रुपए चेक मृतक के परिजनों को सौंपा गया है और दाह संस्कार के लिए 1 लाख प्रबंधन की ओर से दिया गया है, जबकि मृतक के एक आश्रित को आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन देने का आश्वासन दिया गया है। वहीं आउटसोर्सिंग इंचार्ज प्रमोद सिंह का कहना है कि हादसे को लेकर मृतक के परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदना है। एक कर्मचारी की मौत हुई है जबकि 2 घायल हैं, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। मृतक के परिजनों को नियोजन और मुआवजा देने पर सहमति बनी है। घटना की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि हादसा कैसे हुआ है। जमशेदपुर में भाजपा को झटका, हेमंत साहू ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा को उस समय झटका लगा जब जमशेदपुर महानगर जिला कार्य समिति के सदस्य हेमंत साहू ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता व सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। साहू ने अपना त्यागपत्र भाजपा जमशेदपुर महानगर के जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा को सौंपा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि वे पार्टी के प्रत्येक दायित्व और प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं और उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। त्यागपत्र की प्रति उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू तथा साक्षी मंडल पूर्वी के अध्यक्ष युवराज सिंह को भी भेजी है। हालांकि हेमंत साहू ने अपने त्यागपत्र में इस्तीफे का कोई विशेष कारण नहीं बताया है, लेकिन राजनैतिक गलियारों में इसे स्थानीय संगठनात्मक मतभेदों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। भारत ने रांची में रचा इतिहास, चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का बना सरताज। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के एथलीट्स ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 3 दिनों 24 से 26 अक्टूबर तक चले इस रोमांचक टूर्नामेंट में भारत ने 20 स्वर्ण, 23 रजत और 15 कांस्य पदक सहित कुल 58 पदक हासिल किए। इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारत ने घरेलू धरती पर दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स मंच पर अपना वर्चस्व फिर साबित किया। श्रीलंका ने इस प्रतियोगिता में कड़ा मुकाबला पेश करते हुए 16 स्वर्ण और कुल 40 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं नेपाल ने 2 रजत और 4 कांस्य के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। बांग्लादेश ने 3 कांस्य, मालदीव ने 1 कांस्य, जबकि भूटान इस बार कोई पदक नहीं जीत सका। इस चैंपियनशिप के अंतिम दिन कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जिनमें कई नए मीट रिकॉर्ड भी बने। भारत के साथ साथ अन्य देशों के एथलीट्स ने अपने दम पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। चक्रवातीय तूफान मोंथा का झारखंड पर असर, 28 से 31 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना दबाव क्षेत्र वाला एक सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर लगातार बढ़ रहा है। 28 अक्टूबर की शाम या रात तक काकीनाडा के पास समुद्र तट से टकराएगा और भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाने की पूरी उम्मीद है। इस चक्रवाती तूफान का नाम मोंथा दिया गया है, जो थाईलैंड का दिया हुआ नाम है। इस चक्रवाती तूफान मोंथा का असर झारखंड के ऊपर भी दिखेगा। रांची स्थित मौसम केंद्र ने मोंथा के प्रभाव से राज्य में 28 से 31 अक्टूबर तक अलग अलग जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ मौसम केंद्र ने 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक राज्य भर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके, मेघ गर्जन और वज्रपात का भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के वरीय मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि चक्रवातीय तूफान मोंथा में तब्दील होने वाले सिस्टम का असर झारखंड पर बीते शनिवार से ही दिखने लगा है। इस सिस्टम के प्रभाव से अभी भी झारखंड के ऊपर आंशिक बादल दिख रहे हैं। कल 27 अक्टूबर को भी राज्य में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। 28 अक्टूबर को राज्य के कुछ इलाकों में और 29, 30 और 31 अक्टूबर को भी कई जिलों में बारिश होने तथा कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।
मौसम केंद्र के वरीय मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 28 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में, 29 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी उत्तर पूर्वी जिलों में, 30 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग वाले जिलों और उत्तर पूर्वी एवं मध्य भाग वाले जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के सोन नदी में डूबे 3 युवक, नहाने के दौरान हुआ हादसा। पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत पोखराही गांव के पास 3 युवक सोन नदी में डूब गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ युवक सोन नदी में नहाने के लिए गए थे। उनमें 3 युवक ज्यादा पानी की वजह नदी में डूब गए। इस घटना को लेकर गांव और आसपास के इलाके में मातम का माहौल है, जबकि पोखराही गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। डूबने वालों में अंकुश पासवान, उम्र 22 वर्ष, शेरघाटी बिहार, ये अपने ससुराल पोखराही गांव आए हुए थे। ससुराल में छठ महापर्व हो रहा है। दूसरा आदर्श चंद्रवंशी, 22 साल, इटवा, नबीनगर, बिहार, और तीसरा रजनीश चंद्रवंशी, 23 साल, पोखराही का रहने वाले हैं। इन तीनों की खोज में स्थानीय गोताखोर जुटे हैं। इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दूसरे युवक भी इन तीनों लड़कों के साथ नदी में नहाने के लिए गए थे, लेकिन वो सुरक्षित लौट आए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही हुसैनाबाद के दंगवार ओपी प्रभारी सोनू कुमार के अलावा कई अधिकारी घटनास्थल पहुंच गए हैं। अब तक डूबने वाले तीनों लड़कों का कोई सुराग नहीं मिला है। दंगवार के मुखिया अमरेंद्र ठाकुर घटनास्थल पर मौजूद हैं। वहीं नदी के किनारे परिजन और भारी संख्या में ग्रामीण भी जमा हैं। खरना पूजन के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को देंगे अर्घ्य। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब वैश्विक लोक पर्व का रूप ले चुके लोक आस्था का महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। महापर्व के दूसरे दिन आज शाम में छठ व्रतियों ने खरना पूजन किया। खरना पूजन के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू और भगवान भास्कर की आराधना शुरू हो गई है। बिहार, झारखंड के सबसे बड़े लोक आस्था का महापर्व छठ की विशेष महत्ता है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में परंपरागत छठ गीतों के बीच छठ व्रतियों ने खरना पूजन किया। खरना पूजन के बाद छठ व्रतियों द्वारा प्रसाद के रूप में परंपरागत तरीके से बनाई गई खीर रोटी ग्रहण करने के बाद अन्य लोगों ने भी खरना का प्रसाद ग्रहण किया। लोक आस्था के इस महापर्व में शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। सदियों से चली आ रही परंपराओं का खास ख्याल रखा जाता है। पारंपरिक छठ गीतों के साथ गुड़ और अरवा चावल से परंपरागत चूल्हे पर गोईठा और आम की लकड़ी की आंच पर बने खीर, शुद्ध देसी घी लगी तवा पर बनी रोटी और केले का प्रसाद श्रद्धा और भक्ति भाव ने छठ व्रतियों के ग्रहण करती हैं। इसके बाद यही खीर और रोटी छठ व्रती और मित्र परिजन को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। आज के दिन नमक और अन्य अनाजों को नहीं छूने की भी परंपरा है। 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत शनिवार को नहाए खाए से हुई थी। आज रविवार को छठ व्रतियों ने खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया है। कल 27 अक्टूबर की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को छठ व्रती नदी, तालाब, पोखर या किसी अन्य जलाशय में खड़ा होकर अर्घ्य देंगे। 28 अक्टूबर मंगलवार को उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही इस 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। महापर्व के दूसरे दिन आज शाम में छठ व्रतियों ने खरना पूजन किया। खरना पूजन के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास और भगवान भास्कर की आराधना शुरू हो गई है। बिहार, झारखंड के सबसे बड़े लोक आस्था का महापर्व छठ की विशेष महत्ता है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में परंपरागत छठ गीतों के बीच छठ व्रतियों ने खरना पूजन किया। खरना पूजन के बाद छठ व्रतियों द्वारा प्रसाद के रूप में परंपरागत तरीके से बनाई गई खीर रोटी ग्रहण करने के बाद अन्य लोगों ने भी खरना का प्रसाद ग्रहण किया। लोक आस्था के इस महापर्व में शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। सदियों से चली आ रही परंपराओं का खास ख्याल रखा जाता है। पारंपरिक छठ गीतों के साथ गुड़ और अरवा चावल से परंपरागत चूल्हे पर गोईठा और आम की लकड़ी की आंच पर बने खीर, शुद्ध देसी घी लगी तवा पर बनी रोटी और केले का प्रसाद श्रद्धा और भक्ति भाव ने छठ व्रतियां ग्रहण करती हैं। इसके बाद यही खीर और रोटी छठ व्रती और मित्र परिजन को प्रसाद के रूप में दिया जाता है।
आज के दिन नमक और अन्य अनाजों को नहीं छूने की भी परंपरा है। 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत शनिवार को नहाए खाए से हुई थी। आज रविवार को छठ व्रतियों ने खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया है। कल 27 अक्टूबर की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को छठ व्रती नदी, तालाब, पोखर या किसी अन्य जलाशय में खड़ा होकर अर्घ्य देंगे। 28 अक्टूबर मंगलवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही इस 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। देवेंद्रनाथ महतो ने कहा, घाटशिला उपचुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए का सुपड़ा साफ होगा। घाटशिला उपचुनाव में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जैसे ही जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष सह उपचुनाव मुख्य संयोजक देवेंद्रनाथ महतो घाटशिला पहुंचे, क्षेत्र का चुनावी माहौल और गर्म हो गया। 11 नवंबर 2025 को होने वाले घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला जेएमएम, बीजेपी और जेएलकेएम के बीच त्रिकोणीय व्यूप ले चुका है। चुनाव नजदीक आते ही जेएलकेएम ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। देवेंद्रनाथ महतो लगातार क्षेत्र में रहकर पार्टी की जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। प्रचार के दौरान श्री महतो ने कहा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में दवाई, कमाई और पढ़ाई की स्थिति बदहाल है। जनता भ्रष्टाचार, अपराध और अफसरशाही से त्रस्त हो चुकी है। अब जनता जागरूक है और 11 नवंबर को जेएलकेएम के पक्ष में मतदान कर एनडीए और इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ कर देगी। उन्होंने जनता से अपील की कि 14 नवंबर को जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू की जीत के बाद क्षेत्र के सभी ब्लॉक, अस्पताल, स्कूल और थाने को सुदृढ़ किया जाएगा तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रचार अभियान के तहत कारचीती, बांधड़ीह, रघुनाथडीह, दलकी, खुकड़ा खुपी, योगी सोन, मनकाबेड़ा, रावताड़ा, नरसिंहगढ़, तिलाबोनी, जनबोनी, सोनाखून, बधुआ समेत कई गांवों में जनसंपर्क किया गया और जेएलकेएम प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की गई। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे में एचआईवी संक्रमण, सीएम सख्त, इरफान ने दिए जांच के आदेश, 3 अधिकारी निलंबित। चाईबासा में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने के मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने 3 अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी किया है। थैलेसीमिया मरीजों को एचआईवी देने के मामले की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन समेत संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी लापरवाही अस्वीकार्य है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कठोर मानक और निगरानी प्रणाली सुनिश्चित करे। उल्लेखनीय है कि झारखंड में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के बीच रक्त संक्रमण के माध्यम से एचआईवी फैलने की आशंका ने स्वास्थ्य विभाग को झकझोर दिया है। 2 दिन पहले सामने आए इस गंभीर मामले में एक बच्चे में एचआईवी संक्रमण की प्राथमिक पुष्टि हुई है। मामला सामने आते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तत्काल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए चाईबासा के सिविल सर्जन, एचआईवी यूनिट के प्रभारी चिकित्सक तथा संबंधित लैब टेक्नीशियन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंत्री ने कहा कि बच्चों के जीवन से जुड़ी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर अंसारी ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है, जिसे 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जांच में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित रक्त आपूर्ति सरकारी ब्लड बैंक से हुई थी या किसी बाहरी स्रोत से। उन्होंने बताया कि एचआईवी संक्रमण की पूर्ण पुष्टि में लगभग 4 सप्ताह का समय लगता है। विंडो पीरियड के दौरान यदि संक्रमित व्यक्ति का रक्त ट्रांसफ्यूज हो जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पूरे प्रकरण की जानकारी दे दी गई है और उन्होंने स्वयं इस पर सख्त व त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा, हम सबके लिए बच्चे सबसे प्रिय हैं। उनके स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी किसी भी लापरवाही को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अफीम का बरेली कनेक्शन। पलामू में उत्तर प्रदेश के 4 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड में अफीम तस्करी का कनेक्शन यूपी के बरेली से जुड़ा है।
पलामू पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है जो उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। गिरफ्तार तस्करों के पास से अफीम की तस्करी के ऑनलाइन के कई ट्रांजैक्शन सबूत के तौर पर मिले हैं। दरअसल पलामू पुलिस लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी क्रम में एक कार गुजर रही थी। पुलिस द्वारा कार को रोका गया और उसमें सवार लोगों से पता पूछा गया था, तो कार सवार लोगों ने अपना पता उत्तर प्रदेश के बरेली बताया, जबकि गाड़ी का नंबर झारखंड के रांची का था। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि कार सवार लोग फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी अफीम तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। लेस्लीगंज थाना की पुलिस ने अफीम तस्करी के फिरोज अंसारी, शाहनवाज, इरफान, अभय प्रताप सिंह गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बरेली एवं बदायूं जिला के रहने वाले हैं और इनका अफीम तस्करी का नेटवर्क बरेली के इलाके में एक्टिव है। गिरफ्तार चारों आरोपियों के पास से पुलिस ने चतरा एवं पलामू के रहने वाले कई अफीम तस्करों के नाम जुटाए हैं। सभी आरोपी पलामू के इलाके में अफीम की खरीद के लिए दाखिल हुए थे। तस्करी के लिए सभी ने ऑनलाइन लाखों का ट्रांजैक्शन किया था और स्थानीय तस्करों को लाखों में भुगतान किया है। पलामू पुलिस को चतरा से 20 से अधिक, जबकि पलामू से कई लोगों के नाम मिले हैं। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पलामू के पिपराटांड थाना क्षेत्र का एक गांव अफीम तस्करों के लिए खास है और यहीं से अफीम की तस्करी की डील और सप्लाई की जाती है। गिरफ्तार तस्करों ने पलामू पुलिस को अफीम तस्करी के बड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी दी है, जिसके बाद पलामू और चतरा सीमावर्ती इलाके में छापेमारी भी की जा रही है। लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में ये छापेमारी की जा रही है। शिल्पी नेहा तिर्की को ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस ने बनाया बिहार विधानसभा चुनाव का ऑब्जर्वर। कांग्रेस पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस AICC ने शिल्पी नेहा तिर्की को बिहार में पार्टी के चुनावी अभियान की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने एक पत्र जारी करते हुए शिल्पी नेहा तिर्की को पार्टी की ओर से ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पत्र के अनुसार शिल्पी नेहा तिर्की को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदिवासी समुदायों तक पार्टी का संदेश पहुंचाने, संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर प्रचार अभियान का समन्वय करने की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर भूरिया ने अपने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य राज्य में हर आदिवासी परिवार और समूह तक पहुंचना है। इसके लिए मुख्य कांग्रेस संगठन के साथ मिलकर चुनावी रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शिल्पी नेहा तिर्की बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC के अध्यक्ष से मुलाकात कर आगे की दिशा तय करे और समय समय पर रिपोर्ट सौंपे। साथ ही बिहार वॉर रूम के साथ मिलकर ग्रासरूट स्तर पर चुनावी अभियान को गति देने पर बल दिया गया है। कांग्रेस संगठन ने उम्मीद जताई है कि शिल्पी नेहा तिर्की की सक्रिय भूमिका से पार्टी का जनाधार विशेषकर आदिवासी समुदायों में और मजबूत होगा, जिससे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथ और सशक्त होंगे। पढ़ाई के बाद नहीं मिली नौकरी तो चुराने लगा मोबाइल। दुमका पुलिस के शिकंजे में आया बिहार का शातिर। दुमका जिला की नगर थाना पुलिस ने रेल यात्री और शहर के कई जगहों से मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को एक लॉज से गिरफ्तार किया है। बिहार के बांका जिले के बाराहाट थाना के लबौरदार गांव के युवक से पुलिस ने 20 स्मार्टफोन और एक लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक जब्त सामान करीब 4 लाख की कीमत है। दुमका नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने बताया कि पिछले 5 महीने से शहर और ट्रेन से मोबाइल चोरी की सूचना मिल रही थी। शनिवार को एक ट्रेन यात्री ने सूचित किया कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है। नंबर के आधार पर पड़ताल की तो पता चला कि मोबाइल की लोकेशन स्टेशन रोड स्थित रसिकपुर इलाके के विभाकर चौधरी के घर की आ रही है। ASI संतोष कुमार जब पड़ताल करते हुए घर पहुंचे तो मालिक से पता चला कि उनके स्टूडेंट्स लॉज में विवेक नामक लड़का रहता है। टीम ने कमरे में दबिश दी तो कमरे से चोरी के 20 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद हुआ। गिरफ्तार युवक ने पुलिस को बताया कि उसने भागलपुर स्कूल से अर्थशास्त्र में ऑनर्स किया है
और दुमका के एक लॉज में रहकर ITI कर रहा है। उसने बताया कि पढ़ लिखकर कोई नौकरी नहीं मिली। परिजनों को उम्मीद थी कि बेटा कुछ आमदनी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में पैसों की तंगी की वजह से अपराध के क्षेत्र में आना पड़ा। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो कुछ माह से ट्रेनों में मोबाइल चोरी कर रहा है। ज्यादातर भागलपुर जाने वाले ट्रेन के यात्रियों को निशाना बनाता था। मौका मिलने पर मोबाइल के साथ बैग भी चोरी कर लेता था। चोरी के एक बैग से लैपटॉप भी मिला था। उसने बताया कि वो मोबाइल के कवर में रखे पैसा चोरी करने के लिए मोबाइल उड़ाता था। जब रेल यात्री बर्थ पर सो जाते थे तो मौके का फायदा उठाकर वो उनकी कीमती सामान उड़ा लेता था। उसने कहा कि वो सारे मोबाइल छठ पूजा के बाद बेचने की फिराक में था। हिंडाल्को के विरुद्ध अनशन पर बैठेंगे विस्थापित राजू महतो, स्थानीय रोजगार सहित 26 मांगे। रांची जिले के मुरी क्षेत्र में हिंडाल्को मुरी वर्क्स लिमिटेड के खिलाफ स्थानीय विस्थापितों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कंपनी की नीतियों और रोजगार में स्थानीय युवाओं की अनदेखी के विरोध में लगामहा निवासी एवं हिंडाल्को के विस्थापित राजू कुमार महतो ने 30 अक्टूबर 2025 को कंपनी के मुख्य गेट के सामने सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक एक दिवसीय शांतिपूर्ण अनशन करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह अनशन सांकेतिक है, लेकिन अगर कंपनी ने विस्थापितों और स्थानीय लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे व्यापक आंदोलन किया जाएगा। राजू महतो ने जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को इसकी सूचना दे दी है। राजू महतो ने बताया कि यह अनशन हिंडाल्को मुरी वर्क्स लिमिटेड की नीतियों में पारदर्शिता लाने और स्थानीय हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि विस्थापितों और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने में भेदभाव किया जा रहा है। अनशन की प्रमुख मांगों में स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार सुनिश्चित करना, अस्थायी कर्मचारियों के आश्रितों को पुनः रोजगार देना, ITI अप्रेंटिस में विस्थापित क्षेत्र के युवाओं को प्राथमिकता देना और स्थानीय महिलाओं व छात्राओं के लिए कम से कम 20% रोजगार आरक्षण शामिल है। इसके अलावा उन्होंने खेल के विकास के लिए स्पोर्ट्स अकेडमी बनाने और विस्थापित क्षेत्र के बच्चों को बेहतर और निःशुल्क शिक्षा देने की भी मांग की है। अनशन की अन्य मांगों में रेड मड तालाब दुर्घटना से प्रभावित किसानों को मुआवजा और नौकरी की गारंटी, प्रदूषण नियंत्रण के सख्त उपाय, नदी और जमीन के पुनः सर्वे की मांग तथा कंपनी द्वारा अधिग्रहित जमीनों के सही मापजोक का मुद्दा शामिल है। राजू महतो ने कहा कि हिंडाल्को मुरी वर्क्स द्वारा स्वर्ण रेखा नदी पर अवैध कब्जा हटाया जाए और प्रदूषण को रोका जाए। साथ ही उन्होंने कंपनी के परचेज विभाग में चल रही कथित कमीशनखोरी और ठेकेदारी में बाहरी दबंगों की भागीदारी पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने स्थानीय युवाओं को परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग और मशीनरी संचालन में प्राथमिकता देने की बात कही है। राजू महतो ने कहा कि हिंडाल्को को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी CSR के तहत काम करने में पारदर्शिता लानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि हर महीने एक सार्वजनिक पत्रिका प्रकाशित की जाए जिसमें कंपनी की सभी CSR गतिविधियों की जानकारी दी जाए। साथ ही उन्होंने फैक्ट्री क्षेत्र में प्रदूषण मापक यंत्र लगाने, रेड मड दुर्घटना की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। राजू महतो का कहना है कि उनका यह अनशन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कंपनी प्रबंधन इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा और संवाद के माध्यम से समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।